आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसके पूर्व में महत्वपूर्ण एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ा है और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की अवधारणा थी या शिक्षा के जो प्रारूप थे उसके बारे में पढ़ा गया था। लेकिन शिक्षण में जो तकनीकी होती है, शिक्षण की जो तकनीकी होती है, उस तकनीक से संबंधित एक शिक्षण की जो तकनीक है, उसकी जो प्रणाली है, उसके बारे में एक कह सकते हैं कि एक शिक्षा की नवाचार की अवधारणा के अंतर्गत या इनोवेशन की अवधारणा के अंतर्गत उसको हम लोग विशेष रूप से मानते हैं या समझने का प्रयास भी करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं, इसमें एक अधिगम नाम आप जानते होंगे, अधिगम का नाम सुना भी होगा। अधिगम को हम लोग लर्निंग के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, या अधिगम को हम लोग सीखना भी कहते हैं हिंदी में। तो अधिगम से संबंधित एक जो शिक्षण की प्रमुख एक परिस्थिति है और एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका अगर हम लोग अवलोकन करें या अवमूल्यन करें तो उसमें कह सकते हैं कि उन्होंने विशेष रूप से शिक्षण के प्रतिमान को या अधिगम के प्रतिमान, शिक्षण के अवधारणाओं के प्रतिमान के अंतर्गत जो अधिगम की प्रारूपित प्रणाली है उसके बारे में हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। उनको हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, उनको कहते हैं। लेकिन जहाँ देखेंगे कि जो उनकी महत्वपूर्ण जो तथ्य की प्रणाली है उसमें हम उनको मानते हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से जो अधिगम के जो सोपान होते हैं या अधिगम की जो प्रणाली होती है उसको विशेष रूप से सिस्टमेटिक तरीके से समझाने और बताने का प्रयास किया है। उसमें अगर विशेष रूप से ध्यान रखें तो उनकी जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं शिक्षण में जब कोई टीचर या शिक्षक शिक्षार्थी आपस में क्रियाओं को निर्धारण करते हैं तो उसमें मानते हैं कि वो सोपान बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, अग्रणी रूप से उसमें प्रतिभाग करता है। तो उसमें ध्यान रखें कि जो अधिगम की जो परिस्थितियां होती हैं, उनके जो शिक्षण के जो मूल आधार होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एक है अधिगम मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, उनका नाम है गैने। तो कह सकते हैं कि गैने का अधिगम सिद्धांत, ठीक है ना, गैने का अधिगम सोपान कह सकते हैं, ठीक है ना। अधिगम ध्यान रखेंगे कि जो गैने का अधिगम सोपान है उसमें उन्होंने अधिगम के बारे में बताया है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो रॉबर्ट गैने हैं, रॉबर्ट गैने ने जो बताया, उन्होंने 1965 में यह बताया था कि अधिगम की व्याख्या साधारण सिद्धांतों से नहीं की जा सकती। जो अधिगम होता है, अधिगम मतलब सीखना, आप ध्यान रखेंगे कि जो अधिगम होता है उसका मतलब होता है सीखना, ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो जो उन्होंने बताया था कि 1965, ध्यान रखेंगे अधिगम ने 1965 में इसके बारे में बताया है। 1965 में यही चीजें बताई थी कि जो अधिगम की परिस्थितियां होती हैं उसमें साधारण तरीके से हम लोग नहीं सीखी जा सकती। तो इसके लिए उन्होंने तर्क दिया था कि जो अधिगम होता है, अधिगम के स्वरूप के संबंध में जो सामान्यीकरण यह उन अधिगम परिस्थितियों के निश्चित आधार पर ही किया जा सकता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में अधिगम होता है, जिन परिस्थितियों में अधिगम होता है, गैने ने यह धारणा दी कि साधारणता व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना ही होता है। कुछ पूर्व निर्धारण जो पूर्व की क्रियाओं का निर्धारण हमको करना ही होता है। और गैने की यह धारणा रही है कि जैसे बोध स्तर के शिक्षण के साधारणतया व्यवहार के लिए कुछ भी पूर्व आवश्यकताएं का निर्धारण करना होता है, और जैसे बोध के शिक्षण के प्रतिमान के अंतर्गत उसमें स्मृति का शिक्षण एवं व्यवहार पूर्व आवश्यकता होती है, गैने ने शिक्षण की परिभाषा अलग अलग प्रकार से उसको प्रारूपित भी किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसको हम अधिगम को सरल तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसको विशेष रूप से समझाने और बताने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि छात्र के लिए बाह्य कारक में अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण होता है। छात्रों के लिए बाह्य रूप में जो अधिगम परिस्थितियां होती हैं, बाह्य, आप जानते होंगे कि बालक के बारे में बताया जाता है कि जब बालक कोई भी क्रियाएं करता है या सीखता है तो उसमें एक आंतरिक प्रेरणाएं होती हैं और एक बाह्य प्रेरणाएं होती हैं, या बाह्य और आंतरिक होती हैं। तो इसमें जब तक बाह्य अधिगम नहीं होगा तब तक कह सकते हैं कि परिस्थितियों की व्याख्या करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। तो कह सकते हैं कि इन अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या में स्तरीकरण किया जाता है। स्तरीकरण मतलब एक सिस्टम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे स्तरीकरण किया जाता है। तो उसमें प्रत्येक अधिगम परिस्थिति के लिए उनके या उनकी पूर्व परिस्थितियों के छात्र के लिए आवश्यक ही होती हैं, जिनकी धारणा शक्ति को विकसित करती या विकसित होती हैं, शक्ति के द्वारा विकसित होती हैं। इसको रॉबर्ट गैने ने अधिगम परिस्थितियों के स्थिरीकरण की अवस्थाओं की व्याख्या भी प्रमुख रूप से की है।
ठीक है ना, व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार से की है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि अधिगम का सोपान ही कह सकते हैं, अधिगम सोपान भी कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने 8 पार्ट्स में इसके बारे में बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो 8 पार्ट्स में ध्यान रखिएगा कि जो इन्होंने अधिगम के सोपान बताए हैं उसमें नंबर 1, इसमें 8 सोपान के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है ना, और इसके बारे में बताया है। 8 पॉइंट को डिवाइड किया है, ठीक है ना, 8 पार्ट्स में। इसमें सबसे पहले इनका जो आता है वो समस्या समाधान अधिगम आता है। रॉबर्ट गैने ने जो इसमें अधिगम परिस्थितियों के अस्थिरीकरण को जो डिफाइन किया है, इसमें 8 जो अधिगम परिस्थितियां बताई हैं, गैने ने 8 कंडीशंस ऑफ ए लर्निंग पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है। और जैसे आपने अधिगम के बारे में हमने पहले पूर्व में भी बताया, पूर्व वीडियो में भी बताया कि अधिगम में आप पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसमें हल, इन सभी के बारे में चर्चा पर चर्चा करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने अधिगम के बारे में बताया, लेकिन गैने का अधिगम जो सोपानी है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर्स में तो बराबर रहता ही है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो संकेत अधिगम, ठीक है ना, संकेत अधिगम। सॉरी, ये हमने पहले देखिए, ध्यान रखें कि पहले वाला जो है जो समस्या समाधान है वो आखिरी पॉइंट्स में होता है। वो समस्या समाधान आप ध्यान रखेंगे, समस्या समाधान हम लोग इसमें कर देते हैं, समस्या समाधान, ठीक है ना, समस्या समाधान। पहले होता है संकेत अधिगम, और कभी कभी पेपर्स में पूछा भी गया है ये पार्ट, ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला अधिगम जो गैने के अनुसार सबसे पहले उन्होंने कौन सी चीजों का प्रयोग किया, सबसे पहले संकेत अधिगम का प्रयोग किया था, सबसे आखिरी में समस्या समाधान का प्रयोग किया था। ये चीजें ध्यान रखेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अनुक्रिया उद्दीपन का अधिगम जो होता है, अनुक्रिया अधिगम, ध्यान रखेंगे। जो अनुक्रिया, इसमें जो समझने की बात है कि उद्दीपन अनुक्रिया जो अधिगम होता है, इसमें ध्यान रखेंगे उद्दीपन भी है। उद्दीपन मतलब स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी हम कह सकते हैं, स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी, या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्स स्टिम्युलस के माध्यम से उद्दीपक अनुक्रिया का जो अधिगम होता है उसमें क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें निकल के आती हैं, ये चीजें इसके माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तीसरा बताया गया है श्रृंखला अधिगम के बारे में। जो श्रृंखला अधिगम होती है उस श्रृंखला अधिगम में कैसे कैसे प्रारूप को प्रारूपित किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। चौथे पॉइंट की बात करी जाए तो इसमें कह सकते हैं शाब्दिक संबंध अधिगम, शाब्दिक संबंध अधिगम के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, शाब्दिक संबंध अधिगम, शाब्दिक संबंध अधिगम के बारे में, संबंध अधिगम के बारे में इन्होंने बताया है। इसको ध्यान करके नोट करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये भी इसको लोग डिफाइन भी करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। शाब्दिक संबंध अधिगम हो गया। 5वें पार्ट्स के बारे में अगर देखें तो बहुभेदीय अधिगम किसे कहते हैं, बहुभेदीय अधिगम, बहुभेदीय अधिगम के बारे में क्या चीजें होती हैं, बहुभेदीय अधिगम में क्या चीजें होती हैं। छठे पॉइंट्स की बात करी जाए तो इसमें कह सकते हैं प्रत्यय अधिगम, प्रत्यय अधिगम के बारे में ध्यान रखेंगे, प्रत्यय अधिगम। और फिर उसके बाद में होता है अधिनियम अधिगम, ठीक है ना, अधिनियम अधिगम, ठीक है, अधिनियम अधिगम के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें देखिए हम लोग पार्ट वाइज करके इसको नीचे से डिफाइन करते जाएंगे, नीचे से डिफाइन करते हुए चलेंगे ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो इसमें कैसे कैसे प्रत्यय को कैसे कैसे इसमें डिफाइन किया गया है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये भी अधिगम का गैने सोपानी इसको कहा जाता है, या गैने का अधिगम सोपान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट गैने ने 1965 में इसके बारे में डिफाइन करने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि कैसे कैसे इसमें प्रणाली को लागू किया जाता है। ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें तो अधिगम का जो सोपान है ये शंक्वाकार है, और हम लोग संकेत अधिगम के बारे में सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। संकेत आप जानते होंगे कि इसी को हम लोग सिंबल के नाम से जानते हैं, सिंबल लर्निंग कह सकते हैं, सिंबल लर्निंग के नाम से भी, सिग्नल लर्निंग के नाम, सिग्नल भी कह सकते हैं, सिंबल लर्निंग या सिग्नल लर्निंग भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि जैसे पावलोव थे, तो पावलोव ने जब कुत्ते पे प्रयोग किया था तो उन्होंने कहीं ना कहीं अनुबंध अनुक्रिया के माध्यम से या कंडीशनिंग के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत का प्रयोग किया है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पावलोव कुत्ते को भोजन देता था तो उसके मुंह से लार का स्राव होता था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जब घंटी बजती थी तो वो ये क्या था, संकेत था।
क्या था, एक प्रकार के संकेत था, लेकिन कुछ समय के बाद में केवल घंटी बजी, ओनली संकेत ही हुआ, फिर भी उसके बाद में वो क्रियाएं लागू ही हुई, जैसे वो करता ही आ रहा था। तो इसके माध्यम से अगर देखें तो संकेत अधिगम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि संकेत कुछ ना कुछ जब हम लोग अधिगम करते हैं या सीखते हैं तो उसके जो संकेत होती है, जो क्रिया प्रणाली होती है, उसके माध्यम से हम तीव्रता से सीखते हैं और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि संकेत अधिगम का उपयोग कहीं ना कहीं इसके प्रमुख रूप से किया जाता है, जो कि गहने के अधिगम सोपानी में इन सबके देखिए गहने ने यही चीजें बताई कि कहीं अधिगम जो किया जाता है वो अधिगम एक सीखने का देखा जाए तो जो अधिगम होता है वो कहीं ना कहीं सीख तो सकते हैं हम उससे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ये चीजें उन्होंने बताई। और जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उन्होंने व्यवहार से व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन बताया, जैसे गिलफोर्ड ने बताया, या फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से उसको डिफाइन किया है कि व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है, व्यवहार ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने की प्रेरणा होती है, सीखने का राजमार्ग होता है, या कहीं ये सारी प्रक्रियाएं सीखने का राजमार्ग प्रेरणा होती है, ये सब अलग अलग स्किनर ने बताया था सीखने का राजमार्ग प्रेरणा होती है। तो ये चीजें ध्यान रखें कि ये सभी चीजें अगर हम लोग ध्यान रखें तो उन्होंने अलग अलग मनोविज्ञान के अलग प्रकार से बताया, लेकिन गैने ने उसके अलग हट करके उन्होंने 8 कॉन्सेप्ट को बताया। 8 कॉन्सेप्ट आप देखें तो जब हम 8 कॉन्सेप्ट अगर हमको ध्यान आ रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदी में भी एक कारक होता है, उसमें 8 होते हैं, और जो संस्कृत होता है उसमें 6 होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो उसमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे वो भी है तो उसमें अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अधिगम गहने के अधिगम सोपानी है उसमें अगर बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार से इन्होंने पहले को जो डिफाइन किया उसमें पावलाव के कंडीशन को रखने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, और इसमें संकेत अधिगम को प्रमुखता प्रदान की है। दूसरे में बताया गया कि उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम जो होता है, उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम किस प्रकार से हो सकता है, जैसे लर्निंग हम कह सकते हैं, स्टिम्यूल्स या रिस्पॉन्स की लर्निंग, या इस कह सकते हैं जो स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या ऑपरेशन कह सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत जब लागू किया था तो थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि, जब थॉर्नडाइक की जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत था उसमें भी जो अनुक्रिया का कार्य करने का तरीका था उसमें भी परिस्थितियां और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उद्दीपक और अनुक्रिया का मेल ही प्रमुखता इसमें बताया गया है। और जब कहीं ना कहीं उसमें एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य के प्रति अपनी उद्दीपक की प्रक्रियाएं अनुक्रियाएं जो करती हैं उसी को हम लोग मानते हैं कि इसके माध्यम से वो चीजें डेवलप होती हैं। तो पहले संकेत हो गया, फिर उद्दीपक अनुक्रिया की प्रक्रियाएं हो गई, जैसे आपने स्किनर का देखा होगा या फिर थॉर्नडाइक का देखा होगा, तो उसमें ये सारी चीजें होती रही हैं। स्किनर ने जैसे चूहे पे प्रयोग किया था, अबूझ बॉक्स का प्रयोग किया था स्किनर ने, पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी उसको हम लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम कह सकते थे कि उसमें उद्दीपक होता था और उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रियाएं चूहा करता था, या कहीं ना कहीं जो अबूझ बॉक्स में वक्त चूहा था वो प्रतिक्रिया जो करता था उसके माध्यम से वो बहुत सारा अधिगम करता था, मतलब सीखता बहुत कई बार था, कई बार असफल भी होता था, कई बार सफल भी होता था। तो ये चीजें ध्यान रखें कि इसमें अधिगम के सोपानी में गहने के जो अधिगम सोपानी है उसके अंतर्गत जो अधिगम सोपानी को प्रयोग हम लोग कर रहे हैं उसमें स्टिम्युल्स और अनुक्रिया का सिद्धांत भी प्रमुख रूप से काम करता है। और कहीं ना कहीं इसमें दूसरा पॉइंट जो बताया गया वो दूसरा यही बताया गया कि संकेत अधिगम के बाद में उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आता है, सिद्धांत मतलब अधिगम आता है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। श्रृंखला अधिगम किसे कहते हैं? श्रृंखला आप ध्यान रखें जिसको हम लोग चेन लर्निंग के नाम से जानते हैं। श्रृंखला आप जानते होंगे कि श्रृंखला आप जैसे 3 की श्रृंखला, 2 की श्रृंखला आप जानते होंगे, 10-10, 12-12, 15-15 श्रृंखलाएं होती हैं। श्रृंखला चेन मतलब इसमें एक सिस्टम होता है, चेन बाय चेन चलना या कहीं ना कहीं उसको लागू करना। तो हम कह सकते हैं कि जब संकेत होता है तो उद्दीपक, जब संकेतिक क्रियाएं होती हैं तो उसमें उद्दीपक और अनुक्रियाएं भी काम करता है, और फिर जब वो क्रियाएं करती है तो फिर श्रृंखलाएं बननी स्टार्ट हो जाती हैं, श्रृंखलाओं का क्रिया निर्धारण भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हम कह सकते हैं श्रृंखला, उसको हम चेन लर्निंग के नाम से जानते हैं। चेन लर्निंग में क्या होता है कि इस प्रकार के अधिगम के लिए उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आवश्यक होता है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आवश्यक होता है चेन लर्निंग के लिए। ये चीजें हमने अभी पूर्व में भी बताई, अभी थोड़ी देर पहले होती ही है। और कह सकते हैं कि इसके अधिगम के अनुसार स्किनर और गिलबर्ट ने, स्किनर आप जानते होंगे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत, जो क्रिया संबंध का सिद्धांत बताया था उसमें, और गिलबर्ट की जो व्याख्या है उसमें बताया गया कि अधिगम जो अनुक्रियाएं की जाती हैं, अधिगम अनुक्रियाओं को एक श्रृंखला अधिगम का उल्लेख किया जाता है, और जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक क्रियाएं भी होती हैं। शाब्दिक और अशाब्दिक आप ध्यान रखेंगे, शाब्दिक जैसे आप कुछ चीजें सांकेतिक होती हैं, कुछ चीजें
प्रत्यक्ष होती हैं। तो इसमें शाब्दिक क्या होती हैं, जो शब्दों के माध्यम से हमारे पास क्लियरिटी लाती हैं। अशाब्दिक होती है जो सब संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी ये दोनों चीजें क्रियात्मक रूप से कार्य करती हैं। और इस प्रकार से अधिगम में शिक्षक पाठ्यवस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करता है। जो शिक्षक होता है वो पाठ्यवस्तु जो होती है उसको एक क्रम में व्यवस्थित करता है या परिवर्तित करता है, जिसमें स्थानांतरण में सुगमता आती है। स्थानांतरण मतलब एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मिंग जो होती है, जो क्रियाएं होती हैं उसमें सुगमता आती है। मतलब सरल तरीके से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ये है कहीं ना कहीं किसके माध्यम से होती है, श्रृंखला अधिगम के माध्यम से होती है, ठीक है ना। और जिसके माध्यम से जानवरों तथा बालकों के लिए, उनको जानवरों या अर्थात बालकों दोनों के लिए भी ये प्रक्रियाएं सुगमता से हम उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात श्रृंखला अधिगम हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। ध्यान रखें, सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन क्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, इन सभी चीजों का उपयोग हम सिस्टमैटिक बाई सिस्टम करते हैं, जो कि गयना के अधिगम सोपानी में पाया जाता है। और अधिगम सोपानी के बारे में बात करें तो अधिगम सोपानी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, और अधिगम के सोपान में श्रृंखला अधिगम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसको चेन लर्निंग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ से हम लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। अगले पॉइंट्स की बात करी जाए तो इसमें आता है एक बहुभेदीय अधिगम। बहुभेदीय आप समझ सकते हो कि जब क्रियाएं होंगी तो अलग अलग प्रकार से उसमें तमाम तरीके के डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भी उसमें शामिल हुई होगी। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग मतलब बहुभेदीय, बहुत सारी क्रियाएं उसमें निकल करके आती हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बालक सीखता बराबर क्रियाएं करता है तो उसमें बहुत सारी अनुक्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के आधार पर वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करना सीख लेता है। और जो बहुत सारी अनुक्रियाएं होती हैं उसी को बहुभेद के नाम से भी हम कह सकते हैं। दूसरी नंबर चीज कह सकते हैं कि इस अधिगम के लिए, जो बहुभेदीय अधिगम होता है, इस अधिगम के लिए शाब्दिक तथा अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम की आवश्यकता होती ही है। शाब्दिक और अशाब्दिक जो श्रृंखलाएं होती हैं उसकी आवश्यकता होती है, जो और एक आवश्यकता प्रमुख रूप से होती है, क्योंकि जब तक शब्द नहीं होंगे, अशब्द मतलब शाब्दिक अशाब्दिक जो क्रियाएं नहीं होंगी, तब तक सारी प्रक्रियाएं लागू भी नहीं होती बहुभेदीय में, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के नाम से जानते हैं। और इसमें एक राइटर आते हैं पोस्टमैन, और पोस्टमैन ने इसके बारे में बताया है 1965 में ही इन्होंने डिफाइन किया था। और ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट गेने ने पोस्टमैन के क्रियाओं के माध्यम से उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। और इन्होंने 61 में ही बताया था, वो 65 में तो इनका आया है ना, ये 65 में। 1961 में पोस्टमैन ने जो चीजें डिफाइन की थी उसके बारे में इन्होंने बताया, और कह सकते हैं कि इन्होंने ही बताया था कि अधिगम जो होता है उसका उल्लेख प्रमुख रूप से इन्होंने किया, और कहा कि दो श्रृंखलाओं में विभेदीकरण की क्षमताएं का विकास किया जाता है। दो क्रियाओं में, दो श्रृंखलाओं में, एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला, दोनों की जो मध्य है जो क्षमताएं विकसित होती हैं, उनको विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के साथ, जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपक होते हैं उनके साथ विभिन्न अनुक्रियाएं कर सकता है। और जबकि दोनों उद्दीपक मौलिक रूप से समान प्रतीत होते हैं, और इसके लिए बोध स्तर शिक्षण उपयोगी होता है। बोध स्तर आप जानते होंगे कि जिसको हम लोग कंप्रीहेंशन कह सकते हैं, बोध स्तर ज्यादा उपयोगी होता है। इसमें बहुभेदीय होती ही हैं। आप जानते होंगे कि जब कंप्रीहेंशन या बोध प्रवृत्ति का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तरह तरह की अनुक्रियाएं निकल करके आती हैं, और उसको हम लोग बहुभेदीय क्रियाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बालक, जब कोई भी विषय वस्तु को रखा जाता है और तो उसमें बहुत सारी अनुक्रियाएं बालक करता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिविजुअली डिफरेंसेस के माध्यम से बालक से अगर कोई भी चीजें बना करके पूछी जाती हैं, तो जिसमें एक क्लास में जितने भी बालक होते हैं उनके माध्यम से हम उनसे अगर प्रतिक्रिया लें तो अलग अलग बालक अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। उसमें हम लोग मानते हैं कि उसको बहुभेद मतलब अलग अलग मानसिकताएं दिखाई पड़ती हैं। इंडिविजुअल तो होता ही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग अलग सबके विचार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसमें बहुभेदीय अधिगम भी लागू भी होता है, क्योंकि चेन वाइज चेन होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक वाइज सिस्टम होता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। जो हम लोग आज इसमें पांचवें कंडीशन के बारे में जान चुके हैं, और जो बहुभेदीय अधिगम के बारे में बताता है। अगला बताया गया है कि प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम के बारे में अगर समझने का प्रयास करें तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग भी कहते हैं। संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय आपने देखा होगा कि संप्रत्यय अधिगम सबसे बड़ी चीज है क्या संप्रत्यय अधिगम में, जो कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट को ही हम लोग संप्रत्यय कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संप्रत्यय, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी विषय वस्तु पे जब हम विशेष रूप से उसको क्लियरिटी मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं तो उसको हम कॉन्सेप्ट के नाम से भी जान सकते हैं, या कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र की भाषा में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट की क्रियाओं के माध्यम से कह सकते हैं कि वो सभी क्रियाएं इसी के माध्यम से लागू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल
एजुकेशन या कंसेप्चुअल लर्निंग भी कह सकते हैं, सीखना भी कह सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें कि कंसेप्चुअल जो अधिगम होता है, अधिगम की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो थोड़ा डिफरेंस होती हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग अलग है, लेकिन कंसेप्चुअल जो एजुकेशन होता है वो अलग प्रकार से वर्क करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अधिगम के माध्यम से ही जुड़ करके आते हैं दोनों, ध्यान रखेंगे इसको। तो कॉन्सेप्ट जो कंसेप्चुअल अधिगम है उसमें जो गैने ने बताया, गैने ने क्या चीजें बताई हैं उसमें अगर ध्यान से स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के अधिगम के लिए बहुभेदीय अधिगम आवश्यक होता है। देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, मतलब इनके लिए ये आवश्यक है, जैसे असंकेत अधिगम में उद्दीपक क्रिया आवश्यक है, उद्दीपक क्रिया में श्रृंखला अधिगम आवश्यक है, इसके बाद में शाब्दिक संबंध, श्रृंखला अधिगम में शाब्दिक इसमें आवश्यक है, शाब्दिक संबंध में बहुभेदीय अधिगम आवश्यक है, और बहुभेदीय अधिगम में कॉन्सेप्चुअल अधिगम, कॉन्सेप्चुअल मतलब प्रत्यय अधिगम आवश्यक होता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो कॉन्सेप्चुअल के बारे में केंडलर है, एक केंडलर 1964, आप ध्यान रखेंगे केंडलर का नाम आता है, एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो बताया 1964 में, ये इन्होंने अधिगम के बारे में बताया है। तो इसमें अगर ध्यान रखें तो केंडलर ने जो स्पष्ट किया, इसके तथ्यों को गेने ने स्पष्ट रूप से इसमें अपने विचारों में रखा है और कहा है कि प्रत्यय अधिगम परिस्थिति पर अधिक बल देता है। परिस्थिति जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उसी हिसाब से अधिगम वर्क करता है, जिसमें यह नियम को शब्दों में भी कह सकते हैं, इस नियम को हम क्या कहते हैं, शब्दों में भी स्पष्ट कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो क्रियाएं होती हैं, जो अनुक्रियाएं होती हैं, उद्दीपन में मौलिक दृष्टि से अधिक अंतर प्रतीत होता ही है, अधिक प्रतीत होता ही है। और कहीं ना कहीं छात्रों में ऐसी क्षमताओं का विकास होता है कि वो समस्त उद्दीपनों के समूह के लिए, समस्त उद्दीपन के समूह के लिए अनुक्रिया का निर्धारण ही कर लेते हैं, और बोध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था के द्वारा प्रत्यय अधिगम का परिस्थिति उत्पन्न ही हो जाती है, प्रत्यय अधिगम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखें कि जब जो चीजें हमारे विषय वस्तु या हमारे मन मस्तिष्क में स्पष्ट होती हैं उसी को हम कॉन्सेप्चुअल कर लेते, कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं, और कहीं ना कहीं प्रत्यय को डिफाइन भी करते हैं। तो इसमें जो इसका निष्कर्ष निकालें तो जो केंडलर ने बताया, ध्यान रखेंगे जो केंडलर ने स्पष्ट रूप से 1964 में बताया, उन्होंने यही चीजें बताने का प्रयास किया कि जब हम अधिगम करते हैं या सीखते हैं तो उसमें जो चीजें क्लियर या मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रदर्शित होती हैं उसको हम लोग मानते हैं कि वो प्रत्यय अधिगम का सोपान होता है या प्रत्यय अधिगम की प्रणाली निकल करके इसमें आती है। असल अगले कंडीशन की बात करें, 7वें कंडीशन की, तो उसमें अधिनियम अधिगम बताया गया है। अधिनियम आप ध्यान रखें कि इसको हम लोग प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं, प्रिंसिपल, इसको हम लोग अधिनियम लर्निंग भी कहते हैं। प्रिंसिपल आप ध्यान रखें, प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से अधिनियम लर्निंग को जाना जाता है, प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से, क्योंकि इसमें अधिनियम आप जानते होंगे अनुच्छेद और ये सब चीजें, अनुच्छेद अधिनियम ये सब चीजें हम संवैधानिक प्रणाली में लागू करते हैं, लेकिन इसमें प्रिंसिपल लर्निंग क्या होता है ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो इसमें अगर देखें तो कह सकते हैं कि साधारण अधिनियम जो होते हैं अधिगम 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं, 2 या 2 से अधिक श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं। दो चीजें स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं, तो उसको हम लोग उसके माध्यम से स्पष्ट करते हैं और कह सकते हैं कि जो ये चीजें निकल करके आ रही हैं या जो चीजें इसमें स्पष्टीकरण दे रही हैं उसमें कहा जाता है कि व्यवहार का नियंत्रण इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो नियम को शब्दों के या शब्दों में कह सकें या शब्दों में लागू कर सकें, और इसके लिए प्रत्यय अधिगम की पूर्व आवश्यकता होती है और शिक्षण स्वस्थ चिंतन स्तर पर ही की जाती है, स्वस्थ चिंतन के आधार पर ही शिक्षण को किया जाता है। इसको हम लोग प्रिंसिपल अधिगम के नाम से जानते हैं, जो कि गैने ने अपने अधिगम सोपानी में स्पष्ट रूप से बताया है। ध्यान रखें कि जब कभी भी शिक्षा की आवश्यकता हुई तो उसमें प्रिंसिपल मतलब जो आप जानते होंगे जो सिद्धांतिक लर्निंग होती है कहीं ना कहीं उसके माध्यम से विशेष रूप से बालकों को बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं वो उसके विशेष सिद्धांतों के बारे में, विशेष प्रणाली के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चीजें अपने 7वें कंडीशन में जो अधिगम गैने का अधिगम सोपानी था उसमें जानने का प्रयास किया, ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों ने जाना समझा। और 8वीं कंडीशन पे देखें तो समस्या समाधान आता है। समस्या समाधान आप जानते होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग अगर इसकी अवधारणाओं को कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करा जाए, उसके व्यवस्थाओं को बताया जाए, उसके अवधारणाओं को प्रारूपित किया जाए, तो कह सकते हैं कि इसलिए इसमें जो अधिगम होता है उसमें पूर्व अधिगम अधिनियम की भी आवश्यकताएं, अधिगम जो अधिनियम अधिगम होता है उसकी प्रिंसिपल की आवश्यकताएं भी इसमें होती हैं। इसमें समस्या समाधान में
और इसमें बताया जाता है कि जो चीज़ें इसके अंतर्गत अधिनियमों का प्रयोग तो हम करते ही हैं, इसमें यह भी बताया जाता है कि अपितु छात्रों को अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना ही पड़ता है, और परंतु नियमों का जो अधिगम होता है होने की वजह से समस्याओं के समाधान में भी समर्थ हो सकता है। ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत बताई जाती हैं। इस प्रकार के अधिगम स्वरूपों के लिए चिंतन का शिक्षण उपयुक्त ही होता है। शिक्षण का जो चिंतन होता है वो उपयुक्त होता है। गैने ने इस अधिगम पाठ्यक्रम या गैने ने इस अधिगम के क्रम व्यवस्थित क्रिया को व्यवहारिक रूप के लिए शिक्षण तथा अन्वेषण में मनोवैज्ञानिकों शक्तियों का एक विशिष्ट क्रम प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग प्रथम अप्रेरणा, द्वितीय स्थानांतरण या कह सकते हैं तृतीय सोपान, चतुर्थ अधिगम स्वरूप, पंचम ज्ञान का स्वरूप या खष्ट जो अधिगम के उद्देश्य होते हैं, उसमें शिक्षक को अपनी शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था अधिगम के जो स्वरूप के रूप में करनी चाहिए, और इन्हीं अधिगम स्वरूपों के आधार पर इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं समस्या का समाधान भी अच्छे प्रकार से हमको करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो 8 कंडीशन बताई गई गैने ने बताई, उसमें जो समस्या समाधान होता है वो बालकों क्रियाओं को व्यवस्थित भी करता है। तो इसमें एक दूसरे से संबंधित है, जो कि महत्वपूर्ण भी है। आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, और कहीं ना कहीं जो पेपर्स में पूछे जाए तो इसको लेखबद्ध भी करने का प्रयास करते रहें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण है। हमारी जो इनोवेशन है, एजुकेशन ऑफ इनोवेशन, उसकी प्रणाली को भी लागू करता है, ठीक है ना। तो कहने की जो अधिगम सोपानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है 1965 में आई, और उसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो अधिगम का सोपान जो आठ सोपान है उसके जो हर सोपान है वो महत्वपूर्ण ही है। और वैसे हम अधिगम के बारे में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें, और जो भी समझ में ना आता हो कमेंट बॉक्स में विशेष रूप से कमेंट करते रहें। धन्यवाद आप सभी का। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगली पार्ट करूँ।